टेलीग्राम बैन होने के बाद ये जो है हमारी नई आइडेंटिटी, आप जान ही रहे होगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा अपडेट वहीं पे मिल रहा है लगातार, है ना। टेलीग्राम भी अब 2-4 दिन में आ ही जाएगा, है ना। नीट पेपर लीक की वजह से टेलीग्राम को कुछ दिन के लिए हॉल्ट कर दिया गया है। इट्स नॉट अ परमानेंट बैन। तो ये अभी क्या है, पेंडिंग में है, तुरंत इसको वापस ला दिया जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं IAS PCS टॉपर्स, एंड जस्ट बिकॉज you all are preparing for this IAS and PCS exam, you are not only preparing for this, you are trying to get a top rank in this. That is why you are here at the IAS PCS toppers platform. और आप देख सकते हैं कि 72nd BPSC हमारा एक बहुत बड़ा अभी फोकस है, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ 30 दिन में है। 30 दिन है आपके पास, मतलब प्लस माइनस 5 दिन लेके चलो, माइनस क्या प्लस 5 दिन, 35-40 दिन होगा। बट वही आना जाना, सेंटर वगैरह जानते ही हो कैसे ट्रेन में लेट होता है, और कभी बीमार पड़ गए। मैं खुद अभी एक्चुअली बीमार हूँ, क्योंकि वेदर जो है बहुत ज़्यादा प्लस माइनस हो रहा है। कभी ज़्यादा एकदम टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, फिर कभी बारिश वगैरह हो जा रही है। गजब का मतलब वेदर है, जिसकी वजह से मेरा खुद जो है हालत ख़राब है। बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, आप लोगों से 2 बातें करने। और पिछले वीडियो का आपका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी तगड़ा रहा इस मामले में, कि मैंने आपसे बोला था कि आप लोग जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताइए। और बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे जेन्युइन डाउट्स आए हैं, जिनको एक एक करके मैं सबके डाउट्स को वीडियो के माध्यम से सॉल्व करूंगा। और जनरल जो ऑडियंस, जनरल BPSC वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ जो बातें हैं वो मैं बताऊंगा अपनी तरफ से भी। तो हर तरह का आपका एक भी कमेंट जो है खाली नहीं जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि देखो एग्ज़ाम धीरे धीरे बहुत अनसर्टेन होता जा रहा है ना। बहुत अनसर्टेन होता जा रहा है, बहुत परेशानी होती जा रही है। इसीलिए अकेले नहीं रहना है ना, सबके साथ रहना है। तो एक ग्रुप में रह के तैयारी करने का अलग ही वो कॉन्फिडेंस रहता है, और बहुत सारे लोग जब एक साथ निकलते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। 72nd BPSC के लिए हम लोग टारगेट इस बार कर रहे हैं, एंड दिस टाइम वी आर एमिंग फॉर अ टॉप रैंक, है ना, विच इज़ ओनली SDM, और यू कैन से इट इज़ BAS। इसी की लड़ाई है। वन ऑफ द हाईएस्ट सीट्स इन रिसेंट टाइम्स आपके पास हैं, और किसी तरह से आपको ये मौका गंवाने नहीं देना है, हाथ से जाने नहीं देना है, ये मौका चूकना नहीं है, ठीक है। ये वॉचिंग IAS PCS टॉपर्स, आप हमें पहले हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम तो 5 दिन के बाद आएगा, इसका लिंक बताऊंगा बाद में, बट अभी व्हाट्सएप का लिंक जो है वो ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम पे भी आपको ऐसे करके @same IAS PCS टॉपर्स लिखोगे ना, आपको मिल जाएगा IAS PCS टॉपर्स। तो जाके अभी इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी हम लोग एजुकेशनल कंटेंट लाएंगे। आपके टाइम पास वाले रील से कहीं अच्छा है कि आप इंस्टाग्राम पे ऐसे चैनलों को ज्वाइन करें जिससे आपका एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स जो है वो बढ़ जाए, और कट ऑफ के थोड़ा आप और नज़दीक आ जाए, है ना। तो टाइम पास करने का एक पॉजिटिव तरीका भी हो सकता है, जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन योर प्रिपरेशन। और इसी के लिए मैं अभी आया हूँ आप लोगों के पास, है ना। पहले ही हमने टेलीग्राम पे अनाउंस भी कर दिया था, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि आज रात 10 बजे के बाद से अचानक टेलीग्राम का नेटवर्क पकड़ना बंद हो गया। तो 10 बजे तक के जितने मैसेज हैं वो सब लोड होंगे। तो आप पहले के मैसेज अभी टेलीग्राम पे देख सकते हो, सारा अपडेट जो है ना। बहुत सारे जो छात्र हैं वो बैचेस के लिए भी बोल रहे थे, तो वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, जहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल के लिए 2 बैच चल रहा है। टारगेट बैच एक है, टारगेट बैच में आपको पूरा हम लोग स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट करवा रहे हैं, है ना। इसमें लेक्चर्स लिया जा रहा है, क्लासेस लिए जा रहे हैं क्वालिफाइड टीचर्स, रैंकर्स, मेंटर्स के द्वारा। इनफैक्ट बिहार स्पेशल का जो पूरा सेशन है वो इम्तियाज़ अहमद जैसी किताबों से किया जा रहा है ना। सिर्फ लेजेंडरी बुक पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि BPSC मैंने बोला ना कि अनसर्टेन हो गया है, और अब जो है वो सतही नोट्स जो बाज़ार में बिकता है 30 पेज, 20 पेज, 50 पेज, उससे काम नहीं चलेगा। ओरिजिनल बुक में ओरिजिनल ऑथर ने क्या लिखा है उसी के बेसिस पे पूरा ये बैच डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो फ्री दिए जा रहे हैं BPSC प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। हाँ, टारगेट बैच में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है क्या, नहीं, ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी कवर करेगा। पूरा हम लोग कवर करेंगे विथ क्लासेस एंड नोट्स, है ना, एंड मेंटरशिप्स एंड टेस्ट, सब कुछ कवर किया जा रहा है। और इसका प्राइस आप जानोगे तो शॉक रह जाओगे, जहाँ पे लोग 2.5 लाख 2-2 लाख ले रहे हैं, कम से कम 10-15 हज़ार तो ले ही रहे हैं। हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ 2499 में करवा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगता है इसमें, कुछ हाथ में बचता नहीं है। मतलब ये इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे हम लोग रखे हैं कि हर बच्चा जो दूर दराज के गाँव में भी रह रहा है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो आप ये टारगेट बैच को जरूर ज्वाइन करिए, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि इससे जो है
आपका जो फाउंडेशन बनेगा, है ना, आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगा, वो आपको सारे एग्जाम में कितना भी घुमा के आयोग पूछे वो निकलवा देगा। और एक जो है वो धुरंधर खिलाड़ियों के लिए है हमारा उद्गम बैच, है ना, उद्गम, ये पिछले साल से ही हम लोग ला रहे हैं। अंतिम बैच, उद्गम बैच सब वही है। जब एग्जाम नज़दीक आता है वन लाइनर वाला, तो हम लोग लगातार ताबड़तोड़ क्विज करते रहते हैं, धड़ाधड़ सवाल लगाते रहते हैं, तड़ातड़ लोग आंसर देते हैं, उसमें रैंकिंग आती है ना, प्रॉपर हर दूसरे दिन पे एक दिन होगा हमारा नोट्स और रिवीजन, उसके अगला दिन होगा हमारा टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और उसकी एनालिसिस। ऐसे चलेगा, नोट्स रिवीजन टेस्ट एनालिसिस, नोट्स रिवीजन टेस्ट एनालिसिस, ऐसे करके हम लोग चला रहे हैं। उद्गम बैच है, इसमें आपको 20 से भी ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट बीपीएससी का एकदम ओरिजिनल पैटर्न में ई ऑप्शन के साथ दिया जा रहा है। ये सब आपको नीचे वेबसाइट है, आप लिंक देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है academy.isfreak.in। आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना ISFreak अकेडमी, तो आपको मिल जाएगा .in। ये जो उद्गम बैच है ये सिर्फ 899 में रखा गया है आपके लिए, और बहुत जल्द इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है, इसलिए जल्दी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे, और आपको मैं बताता हूँ कि 80-20 प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करना है। जो ज़रूरी है सिर्फ वही पढ़ना है। हमें मेन हमारा मकसद है मछली की आँख, है ना, ये मछली है और इसकी आँख पे हमको बस निशाना लगाना है ना, और हमारा कहीं ध्यान नहीं रहना चाहिए। चिड़िया की आँख पे निशाना लगाना है, कैसे अर्जुन लगाते थे चिड़िया की आँख पे निशाना, तो इस तरह से हम लोग को निशाना लगाना है। और तभी जाके बीपीएससी के हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए कट ऑफ से, सिर्फ और सिर्फ अगर कट ऑफ से मतलब रहेगा तभी जाके आपका 30 दिन में एकदम आराम से निकल पाएगा। अगर सिर्फ कट ऑफ के लिए आप लोग कर रहे हो तब, अगर आप लोग चाह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे 110 लाख का रिकॉर्ड बनाना है, हालांकि मैं बता दूं कि मेरे खुद के मार्क्स जो बीपीएससी में थे वो 118 नंबर थे। मैंने कितनी बार आपको अपनी मार्कशीट भी शेयर किया है, तो 118 नंबर लाना आउट ऑफ 150, मुझे लगता है कि कुछ तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने जाना है और कुछ तो प्रिपरेशन। क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी मेंस के बाद आप देखोगे कि 4 से 5 दिन बचते हैं, है ना। यूपीएससी मेंस मैं उस साल लिख रहा था और उस साल बस 4 से 5 दिन बच रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो इस 4 से 5 दिन में ही ट्रेन में रास्ते में दिल्ली से पटना आते समय रिवाइज़ किया गया था, और वैसे कंडीशन में 118 नंबर लाके काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ, जनरल कट ऑफ के मार्जिन से ऊपर नंबर लाके मैंने मेंस दिया था इस बार, और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, इसी अटेम्प्ट में। तो आप जानते हुए मोस्टली सारी कहानी ये लोग जानते हैं जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, है ना। बट मैं फिर भी चाहता हूँ किसी तरह आप लोगों से जुड़ाव रहे, और आप लोगों के लिए मैं हमेशा जो है वो डेडिकेटेड रहता हूँ। पूरी टीम हमारी रहती है, जितने भी क्रीम स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, जितने भी एकदम एक्सपर्ट लोग हैं, वो सब हमारी टीम में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं और किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कि आपको भी आपकी सफलता तक पहुंचाया जा सके। हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं टॉपिक लिस्ट, है ना, किसको कितना वेटेज देना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो किस पे कितना आपको फोकस करना है ताकि आपका सेफली कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। जो पिछले 20-25 साल में बीपीएससी आज तक छुई ही नहीं है उसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इवन दो वो बहुत सारे ट्रेडिशनल बुक्स में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बस मैं दे रहा हूँ, आता है आपका सैयद वंश, है ना, लूसेंट में एकदम बड़ा बड़ा दिया हुआ है ना, सैयद वंश, ये आपका दिल्ली सल्तनत में पड़ता है। इससे बीपीएससी आज तक एक भी सवाल नहीं पूछी है, एब्सोल्युटली जीरो क्वेश्चंस। तो इस पे हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करेंगे इसकी चीज़ों को रटने के लिए, इसके बारे में ट्रिक बनाने के लिए। अब बहुत लोग बोलेंगे हो सकता है पूछ दे सर, तो उस समय क्या होगा। भाई हो सकता है वाला अगर करते रहोगे तो मेन चीज़ ही खत्म हो जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि फोमो से बचना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है ना, उससे बचना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैं तो कुछ मिस कर दूंगा। ये ललचाने वाली बात होगी कि बच्चा थोड़ी हो यार आपकी, आपको कोई टॉफ़ी दे रहा है, टॉफ़ी दिखा के बुला ले रहा है और आपने उसके पास चले जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान देना है जिससे आपका 80% क्वेश्चन आता है, 20% को आप एकदम खुले हाथ से उसको वापस डोनेट कर दो एग्जामिनर को ही, और 80% पे सिर्फ फोकस करो। तो हमारा अभी का जो मेन टारगेट है सब्जेक्ट वाइज पहले हम देख लेते हैं कि पहले किसको प्रायोरिटी देनी है। और मैंने तो आपको बताया था कि बस हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट, ये चारों अगर आपने मजबूत कर लिया तो आपका कट ऑफ क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप उस समय पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी भी बनाओगे तो इसमें भी जीरो का जीरो तो नहीं बनाओगे, मतलब मान लो 30 क्वेश्चन लगभग आ रहा है, इसमें जीरो क्वेश्चन तो आप नहीं बनाओगे। पॉलिटी का भी बहुत सारा क्वेश्चन सही होगा, करंट वगैरह रेगुलर हो अगर तो इकोनॉमी का भी सही हो जाएगा, इकोनॉमी में अधिकांश करंट ही पूछता है। एंड ज्योग्राफी आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से देखना होगा, है ना। एनसीईआरटी का पूरा पूरा नोट्स बना के हमने ग्रुप में डाल दिया है, अभी टेलीग्राम खुलेगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, और हो सके तो मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। देखो मेरे केस में पर्सनली ये हुआ था कि मेरा आईआईटी वाला बैकग्राउंड है, तो साइंस काफ़ी स्ट्रांग था, और मुझे लगता है कि 30 से 32 क्वेश्चन आए थे, उसमें मतलब मेरा 30 लगभग सही हो गया था, क्योंकि बायोलॉजी मैंने लूसेंट से देख लिया था,
बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने कुछ नहीं देखा था और जाके साइंस में बैठा। साइंस में मेरा भरोसा था कि बहुत सारी चीज़ें मैं लॉजिक लगा के सही कर सकता हूँ, तो मैंने मेरा बहुत सारा साइंस में सही हुआ था, तो ये मेरा प्लस पॉइंट था। और मैंने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से हिस्ट्री आपका वैसे भी वीक रहता है, मेरा बहुत कमज़ोर था मुझे लगता था। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हिस्ट्री में, जैसे मतलब ओरिजिनल बुक्स भी पढ़ा, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, राजीव अहीर, बिपिन चंद्रा, ये सब सब जो हिस्ट्री का बुक है ओरिजिनल बुक भी पढ़ा, साथ साथ में लूसेंट भी पढ़ा, फिर घटना चक्र भी पढ़ा। ये सब किताब वगैरह पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हिस्ट्री बहुत आसान है। और लास्ट में तो मैंने किरण तक देख लिया था। किरण वाली जो किताब है, ऐसा माना जाता है कि इससे एक भी सवाल एकदम लिख के रख लो कि बाहर नहीं आएगा। हालांकि ये थोड़ी सी लंबी किताब हो जाती है, बल्कि हो जाती है, बट टाइम निकाल के एक बार इसको मैंने देख लिया था। एक और फिलॉसफी मैं फॉलो करता हूँ जिसका नाम है कि बाबू एग्ज़ाम निकालना हमारा गोल तो है, ये याद रखना, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना नहीं है। ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। आपको जब किताब आप उठा रहे हो तो यू आर नॉट सपोज टू रीड फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़। आप इसके लिए नहीं पढ़ोगे कि एग्ज़ाम में ये पूछेगा वो पूछेगा ऐसे करके, नहीं। सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं सोचना है, आपको सोचना है उसका नॉलेज लेने के बारे में, ऑथर कहना क्या चाह रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे जैसे किताब में मतलब लाइन बढ़ता जा रहा है, ऐसे 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 आपको उसका हर चीज़ आपके माइंड में एक इमेज बनते रहना चाहिए और उसकी समझ विकसित होनी चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, रैदर यू हैव टू स्टडी फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपको समझ के लिए पढ़ना है, आपको अपने इतिहास पुरखे, है ना, मतलब घटनाओं को जानने के लिए पढ़ना है, चाव लेके पढ़ना है ना, उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, तब जाके मज़ा आएगा और मज़े मज़े में एग्ज़ाम निकलेगा। एग्ज़ाम मज़े मज़े में ही निकलने वाला चीज़ है और यूपीएससी बीपीएससी ऐसे लोगों को ही खोजती है जो कि मज़े मज़े में कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर लेते हैं और मज़े मज़े में ट्रिक वगैरह लगा के, है ना, मैं ट्रिक इन द सेंस कि मतलब आलतू फालतू ट्रिक नहीं, रियल लॉजिक लगा के वो करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी राजा है तो उसका क्या बिहेवियर था, तो ये वही करेगा इस टाइप से। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप छांट लिएगा, अरे नहीं नहीं अकबर तो ऐसा था ही नहीं, ये कैसे कर सकता है। इस टाइप से करके आप बहुत सारे आंसर तक पहुंच सकते हो। इसके बारे में हम कभी अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स लिखवा देता हूँ और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल अभी है और जब टेलीग्राम खुलेगा तो टेलीग्राम पे भी दे दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी इसका लिंक हम शेयर कर देंगे, तो आप हर जगह जो है वो ऐड हो जाए। सबका लिंक नीचे दिया हुआ है, तीनों चारों लिंक जो है उसको एक बार थोड़ा सा देखिए अच्छे से। एंड चूँकि अब लंबा अनुभव मुझे हो गया है एग्ज़ाम्स निकालने का भी और आप लोगों के साथ मिलजुल के पढ़ाने का भी, मेंटरशिप बैचेस वगैरह और पेड बैचेस और क्लासेस ये सब चलाने का, तो इस अनुभव के बाद मुझे लगता है कि मैं जो है वो इस हालत में तो हो ही गया हूँ कि एक तगड़ा जो डायरेक्शन है, एक परफेक्ट डायरेक्शन होता है, वो आपको दिखा सकूँ कि ऐसे ही होता है, क्योंकि उस चीज़ से मैं खुद ही बहुत बार गुजरा हूँ और अभी भी इनफैक्ट मैं प्रोसेस में ही हूँ। ठीक है। कट ऑफ जो है बीपीएससी का 90 से ऊपर नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इधर पिछले 3-4 साल में 68 में देखो, 69 में देखो, 70 में देखो, 71 में देखो, कितना जा रहा है कट ऑफ। ये 3 साल से तो लगातार 91 पे लटका हुआ था कट ऑफ, और इस साल और घट के आपका कट ऑफ चला गया 88। ठीक है। तो कट ऑफ जिस तरह से जा रहा है, हमको नहीं लगता है कि किसी भी हाल में 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 100 से ऊपर मार्क्स आ गया है ना, 100 से ऊपर मार्क्स रियल में आ गया, तो आपका निकल गया बीपीएससी। कोई मेंस लिखने से रोक नहीं सकता है। और मेंस अगर थोड़ा सा समझदारी से लिख दिए, हल्का स्ट्रक्चर वगैरह सही कर दिया, स्पीड वगैरह सही हो गया, थोड़ा एनालिसिस वगैरह करने आ गया, 100-150 टॉपिक रहता है मैं बता दूंगा, तो मेंस निकाल के आपको एसडीएम बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ये एकदम गारंटी के साथ परतियाया हुआ बात है। हजारों छात्रों से बात करने के बाद ये सब चीज़ बोल रहा हूँ, इसको आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एसडीएम बनने के लिए फ़िलहाल 100+ मार्क्स चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। और ये आपको पता चलेगा टेस्ट से। खूब आप टेस्ट लगाओ, खूब मॉक लगाओ, एटलीस्ट जिनका एक बार तैयारी हो गया है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका एकदम लग रहा है कि पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया, सालों भर पढ़े हैं फिर भी लग रहा है कि माइंड में कुछ है ही नहीं। तो उनके लिए है टारगेट बैच, है ना। एक बार फिर से सारा लेक्चर जाके देख लीजिए, सारे बेसिक बुक्स को एकदम करवाया गया है। बेसिक बुक्स एनसीईआरटी, इम्तियाज़ अहमद हो गए, है ना, उसमें हम लोग 5 टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपके लिए। आप जाके एकेडमी वाले वेबसाइट पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम अगर टॉपिक्स की बात करें तो हिस्ट्री, साइंस, बिहार, करंट यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला बिहार से भी और करंट से भी। तो लगभग लगभग 30-30 क्वेश्चन सबसे पूछता है। 30 इससे, 30 इससे, मतलब मोटा मोटी बता रहा हूँ। अब कभी किसी ईयर में कुछ और पूछ दे वो नहीं जानता हूँ, है ना। 30-25 150 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। और इसी में अगर 1-2 क्वेश्चन आप निकाल दो हर जगह से, तो 10 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग आता है। ये मैथ रीजनिंग भी मेरा 10 में 10 सही था जब मैंने निकाला था। और ये वाला भी मेरा साइंस में भी
लगभग लगभग 99%। मुझे लगता है कोई एक क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ा होगा या पता नहीं, बट पूरा पूरा साइंस और मैथ रीजनिंग सही था, तो यहाँ से 40 नंबर बन गया। हिस्ट्री मैंने ठीक ठाक कर लिया था, तो यहाँ से भी 25-26 नंबर बन गया था। बाकी करंट भी उस साल मैंने खूब पढ़ा था, तो करंट के लिए भी आप रट के जाओ। करंट तो रटने वाली चीज़ है, लास्ट 1 महीना इसको दे दो, है ना, 1 महीना 2-2 घंटा डेली दे दो, तो आपका करंट पूरा मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही इतना हुआ, उसके बाद तो धुआं धुआं उड़ जाएगा। बिहार के बारे में भी बहुत सारा मैंने डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखा था, प्रवीण सर का लेक्चर वगैरह देखा था। तो इस तरह से करके कट ऑफ पार किया था, और बहुत सारा एजुकेटेड गेस भी लगाया था, क्योंकि यूपीएससी वगैरह में दे रहा था। तो यूपीएससी देते के टाइम पे आपका लॉजिक वगैरह और इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता था, तो बहुत सारा एजुकेटेड गेस से भी सही हुआ था, तब जाके ये 118 वाला मार्क्स जो है वो मेरा पूरा हुआ था। ठीक है, तो अब मैं आपको फटाफट जो है वो टॉपिक्स बता देता हूँ जो आपको करना है। जैसे आप आ जाइए, सब बिना बकवास के आते हैं हम लोग हिस्ट्री में। हिस्ट्री में बस 3 चीज़ है, ठीक है, एंशियंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया। ध्यान से देखिए, है ना, जो पूछता है मैं वही बता रहा हूँ। हर सब सेक्शन में आपको मैं टॉप के जो 3-4 टॉपिक्स हैं वो बताऊंगा। उतना करके जाओ, कट ऑफ के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुगल इसकी बात करें, मेडाइवल की, तो इसमें मुगल काल से पूछता है। मुगल काल को आपको छोड़ना नहीं है। मुगल काल से सबसे ज़्यादा सवाल हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछने वाला है। हालांकि 17वीं में नहीं पूछा था मुगल काल से, बट फिर भी मुगल काल इज़ द हिस्टोरिकल सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। कभी कभी तो पूरे मेडाइवल से ही नहीं पूछता है, बट अगर मेडाइवल से पूछेगा तो मुगल काल से चांस ज़्यादा है कि पूछा जाएगा। एंड उसके साथ आपका गुलाम वंश और पुस्तक पुस्तिका। ये देखो, गुलाम वंश, सिर्फ एक ही वंश की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट ऑल। गुलाम वंश एंड देन बुक्स, कौन किताब किसने लिखा, ये एक बार देख लेना। ये 3 देख लो, आपका मेडाइवल मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा। और हम टेस्ट वगैरह दे दे के इम्प्रूव करते रहेंगे। इम्प्रोवाइजेशन हमेशा करते रहना है ना, रिफाइनमेंट हमेशा करते रहना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेसिक की, कि ये तीनों आप कर लोगे ना, है ना, गुलाम, मुगल और बुक्स, है ना। मुगल में काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा, लंबा चौड़ा एक यूट्यूब का मैराथन वगैरह देख लेना, है ना। गुलाम वंश आप एआई वगैरह से ही पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, किसी भी मैराथन वीडियो वगैरह को देखने की ज़रूरत उतनी लंबी नहीं है, बट फिर भी आप इसको देख सकते हो। एंड बुक्स वाला तो आप याद कर लेना, नेट पे कहीं भी देखोगे आपको मिलेगा, और टेस्ट वगैरह भी आप लगा सकते हो। इन सब के ऊपर आपको बीपीएससी पीवाईक्यू लगाना ही है ना, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और हम लोग एक वन लाइनर सीरीज लाने वाले हैं, घटना चक्र वन लाइनर। अभी टेलीग्राम जैसे ही खुलेगा ना, हम लोग भी नोट्स बना के रख रहे हैं, पूरी टीम बना रही है, लगी हुई है उसमें। घटना चक्र का वन लाइनर आपको हम लोग देंगे, उसको आप पढ़ के जाइएगा ना, 99% चांस है कि स्टैटिक का क्वेश्चन उससे बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी, लगभग सारा क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करने में। तो ये घटना चक्र का वन लाइनर भी एक पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट, जिसको आप लोग के सामने हम बहुत जल्द रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका मिडाइवल में सिर्फ इतना ही करना है, ये समझ में आ गया ना। एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या करना है, तो सबसे ज़्यादा एंशियंट पूछता है, यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं एंशियंट। ये वाला पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, ठीक है। एंशियंट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जो 1885 का टाइम है ना, कांग्रेस जब बनी उसके बाद से आज़ादी तक। सॉरी, एंशियंट की बात नहीं है, मॉडर्न की बात हो रही है, मॉडर्न। एंशियंट का बताते हैं थोड़ी देर में। ये बात हो रही है आधुनिक भारत की, क्योंकि एंशियंट से बहुत कम पूछता है सवाल, इसलिए वी आर फोकसिंग मोर कि जिससे ज़्यादा पूछता है ना। एंशियंट मिडाइवल से बहुत कम पूछता है, मॉडर्न से बहुत, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछता है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था कि नेहरू जी का ने क्या बोला था, इस आंदोलन में किसने क्या बोला था, है ना, इस टाइप से। मॉडर्न हिस्ट्री आपको बढ़िया से करना है, और स्पेक्ट्रम इसका एकमात्र सोर्स है, 1885 से 1947 तक पूरा पूरा आपको स्पेक्ट्रम से कंप्लीट करना ही करना है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड एक बात और देख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। जब भारत राष्ट्र के लिए आंदोलन हुआ, 1857 वाला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुझे नहीं लगता है कि था, क्योंकि वो पूरे साउथ इंडिया वगैरह में नहीं था। बट जब गांधी जी वगैरह आते हैं और उसके थोड़ा पहले जाओ, है ना, तो कांग्रेस की जब से स्थापना होती है तो एक नेशनल लेवल पे पूरा मूवमेंट टाइप का चल जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ये पूछता है, बड़ा खतरनाक, कौन सी संस्था कब बनी थी, है ना, कौन कौन से संगठन, किस संगठन का कहाँ हेडक्वार्टर था, क्या काम था उसका, कब बना था। तो अलग अलग संस्थाएं और संगठन आपको देख के ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड संस्था के साथ साथ बुक्स भी पूछता है। लूसेंट में तो बड़ा बढ़िया इसका वो दिया हुआ, हम लोग इनफैक्ट जो नोट्स भी डाले थे उसमें भी ये बुक्स का पूरा, मतलब सैकड़ों बुक्स का लिस्ट दिए हुए थे। तो कौन बुक्स किसने लिखा, और इनफैक्ट ये भी थोड़ा बहुत जान लो कि किस बुक में किस टाइप की चीज़ें लिखी हुई है, कौन कहाँ पे किस कंडीशन में लिखा था। जैसे गांधी जी बहुत सारा पत्रिका जब वहाँ पे थे
तब निकाले थे साउथ अफ्रीका में, और बहुत सारा यहाँ पे निकाले थे। तो उसका थोड़ा पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है। अब डायरेक्ट ये सब नहीं पूछ रहा है कि कौन सी किताब किसने लिखा, भाई ये मैगजीन किसने निकाला, ऐसे नहीं पूछ रहा है। अब थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, एक लेवल अंदर जाके पूछ रहा है ना। सुपरफिशियल जो नॉलेज होता है, सरफेस सतही ज्ञान अब काम नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ मॉडर्न का एक और सबसे बड़ा चमकदार हीरा है, जिस एरिया से हमेशा बीपीएससी पूछ रही है पिछले 25-30 साल में, वो है आपका गवर्नर जनरल। इसका भी एक टेबल बना लो। गवर्नर जनरल, वही शुरू में बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर इंडिया का, फिर वायसराय, वो सब किसके काल में क्या क्या हुआ, इसका तो हम लोग एक, मुझे लगता है कि टाइमलाइन भी आपको दिए हुए थे ग्रुप में, है ना। गवर्नर जनरल कब कौन था और किस टाइमलाइन पे क्या क्या उस समय हो रहा था, ये एक पीडीएफ दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम में भी चेक करिए। और ये वही उसी से बस कर लेना है, और आपको कहीं उधर जाना नहीं है। वैसे कोशिश करो कि अगर स्पेक्ट्रम खोल के देख सकते हो तो उसके लास्ट में इंडेक्स दिया हुआ है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, क्या है, ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीतियां और उनका अधिनियम, जैसे एक्ट्स एंड पॉलिसीज। जैसे उनका जो बहुत सारा जमींदारी सिस्टम हो गया, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और उनका जो एक्ट्स वगैरह था वो सब, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आया था, चार्टर एक्ट आया था, तो ये सब आपको देख के ही जाना है कि इसमें क्या था, बड़ा डिटेल में है, तो ये सब देख लीजिएगा। इसको पूरा दिन भर टाइम दो इतना चीज़ को, इतना ये टॉप 5 चीज़ जो बता दिए ना, इसके बाहर से मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, बट जो आएगा ना वो थोड़ा टफ आएगा, सबके लिए टफ होगा। बट इसमें से अगर आप गलती कर दी, ये पाँचों में से, नेशनल मूवमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, पॉलिसी, इन पांचों से गलती कर दी हो तो आपको कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि ये सब लोग सही करेंगे और आपका ही सिर्फ गलत होगा। यही होता है सिली मिस्टेक, जो कि आपको एग्जाम से सीधा बाहर का रास्ता दिखा देता है। टैलेंटेड होते हुए भी, एसडीएम की सारी काबिलियत है, लेकिन वही चीज़ नहीं किए, सिली मिस्टेक कर दिया, सिंपल मिस्टेक कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन भूल गए, बुक्स भूल गए। भाई पहले ही बता रहा हूँ कि इसको अभी निकाल के एक नोट्स बना लो सादा पेपर पे, है ना, एक एक पेज का सबका नोट्स बनाइए, उसको कंप्लीट कर दीजिए, और नोट्स बना के आप हमको जरूर भेजिए, ताकि हम देखें, और अगर अच्छा लगे तो हम सबसे शेयर भी कर सकें, है ना, पब्लिक में आपस में सहयोग करके हम लोग मतलब एक दूसरे की नैया पार लगाए। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें कुछ कुछ और टॉपिक है, मैं आपको पूरा एक लिस्ट दे दूंगा। जैसे इसमें एक और पूछता है, वो है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस सेशन कहाँ कहाँ पे हुआ, हालांकि रिसेंट ईयर में नहीं पूछ रहा है, बट ये बहुत वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। कहाँ पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया, कहाँ पे महिला वो थी, है ना, फिर बिहार में कब हुआ, क्या हुआ, ये सब थोड़ा सा कांग्रेस सेशंस जो हो रहा था उसके पीछे भी लॉजिक होता था, है ना। जैसे पहले 4 कांग्रेस सेशन को आप देखो तो चारों महानगर जो अभी हैं, है ना, चेन्नई में, फिर नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में हो रहा था, क्योंकि सबको एक सूत्र में पिरोया जा सके। तो ये सब रीजन था। एक और बहुत बड़ा टॉपिक है जो आता है, वो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी गतिविधियां जो हो रही थी, क्योंकि सिर्फ गांधी जी ही नहीं आज़ादी नहीं दिलवाई है ना, सबको पता है कि गांधी जी के अलावा भी बहुत सारे लोग जान दिए, खुदीराम बोस, भगत सिंह, ये सबको कोई कैसे बोल सकता है। तो ये सब रिवॉल्यूशनरी थे, इनके बारे में भी हमको जानना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है। तो इनको भी जानो, किन्होंने क्या क्या किया, अपने खून की कैसे एकदम हंसते हंसते इन्होंने बलि चढ़ा दी। तो ये सब चीज़ जानने के लिए पढ़िए। और भी है, जैसे 1857 उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, है ना, उतना इधर पूछ नहीं रहा है। 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा, हम लोग देखेंगे। बट ये 6 जो है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आईएनएम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, गवर्नर्स, एक्ट, पॉलिसी, कांग्रेस, रिवॉल्यूशन, इतना नहीं करोगे तो बहुत खतरनाक फंसने वाले हो बाबू। उसके बाद आता है आपका प्राचीन, यानी कि एंशियंट। एंशियंट हिस्ट्री में एक तो ओवरऑल पूछता नहीं है, मतलब लगभग 4 से 5 सवाल, 6 सवाल हर साल पूछेगा। तो 30 में 5 सवाल पूछ रहा है, तो उसके लिए इसका जितना औकात है उतना ही हम लोग देंगे। इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है मौर्यन एम्पायर। तो क्या करो, एआई वगैरह में जाओ और पहले उसका माहौल देख लो कि मौर्यन एम्पायर कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये सब थोड़ा देख के एआई से ही बोलो कि हमको इसको याद करवा दो, वो तुमको याद भी करवा देगा। और डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए बुक्स वगैरह यूज़ करिए। जैसे आप उठाइए, आर एस शर्मा उठाइए, बहुत तगड़ा दिया हुआ है उसमें, कैसे उसने अपना एक्सपेंशन किया और पूरा कैसे पिलर वगैरह कटवाया, कैसे किस तरह का संबंध था, बहुत डिटेल में बड़ा अच्छा समझाया है। और इनफैक्ट हम लोग बैच में पूरा इसको अच्छे से कवर कर ही रहे हैं, ये भी चीज़ भूलना नहीं है बॉस, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। मौर्यन एम्पायर हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका मौर्यन एम्पायर होना चाहिए, एंड सेकेंड प्रायोरिटी में आपका गुप्त काल होना चाहिए। मौर्याज एंड गुप्ताज, ये दोनों जो है वो पूरा धुआं धुआं उड़ा दिए थे। और बिहार में तो इनका खास कर अलग योगदान है ही, मौर्यों का और गुप्तों का।
बिहार से ही पूरा देश कंट्रोल होता था, पूरा सब कॉन्टिनेंट कंट्रोल होता था। तो मौर्य अगर पढ़ोगे तो मौर्येतर, है ना, मौर्य के बाद गुप्ताज पढ़ोगे तो गुप्तेतर, गुप्तोत्तर काल, तो ये भी आप देखोगे। उसके साथ साथ आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी देखना है। सिंधु घाटी वैदिक महाजनपद पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि बहुत लोग जो है, मैंने देखा है कि इंडस वैली, है ना, आईवीसी पे जो है पूरा पीएचडी करने लग जाते हैं। नहीं, उतना ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो इससे फंसा के पूछा जा सके। सारा क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है और खाली कर चुकी है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले साल तो पूछा भी नहीं था 71वीं में। तो ये सब चीज़ देख के करना है कि कौन कितना पूछ रहा है, उसको वैसे प्रायोरिटी देना है। तो इंडस वैली नहीं है हमारी प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी में एक रहेगा धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन मतलब बुद्धिज्म जैनिज्म, ये देख लो आप, बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म, जैनिज्म, ठीक है। तो ये तीनों जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, एंशियन से मोटा मोटी 70% सवाल आपको यहीं से ही आएंगे। और बाकी वैदिक, देखो यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं, आईवीसी, वैदिक और महाजनपद, ये तीनों जो है इसको आप लोग एक साथ कर सकते हो। एक ही बार में बैठो और 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा के अंदर तीनों को रगड़ दो यार। इतना ज़्यादा उसका वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है तो इतना आप क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो आपको मैंने हिस्ट्री पूरा बता दिया कैसे करना है, कैसे कैसे प्रायोरिटी देना है। एंशियंट हो गया, यहाँ पे मॉडर्न हो गया, एंड वी ऑल्सो हैड मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल में कितना कम, तो कम से कम में आप लोग कट ऑफ कैसे निकाल सकते हो, कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट्स में। एफर्ट्स हालांकि कम नहीं लगाना है, जो आप पढ़ोगे उसमें आपको कोई पीछे नहीं कर सके, इसी टाइप से पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है कि पढ़ लिया एक बार तो उसमें आपको कोई नहीं हरा सकता है। इस लेवल का पढ़िए और थोड़ा पढ़ो तो डीप में पढ़ो, इसीलिए मैं फिक्स टॉपिक बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर सको बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के कि और पढ़ना है और पढ़ना नहीं। जितना बोल रहा हूँ पहले उसमें तो एकदम एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद देखा जाएगा आगे। तो हिस्ट्री हो गया, उसके बाद साइंस देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा विज्ञान। साइंस जो है मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं पढ़ा था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तैयारी, आईआईटी की तैयारी के टाइम पे पढ़ लिए थे। लेकिन चूँकि अब जो है साइंस वाइंस में भी घुमा के पूछ रहा है और ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, इसलिए साइंस में आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग नॉन साइंस के भी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, बट उसके पहले मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। बिहार स्पेशल जो है ना, इसके लिए आपको इम्तियाज़ अहमद की एक बुक है, उसमें से भी पूरा नहीं पढ़ना है ना। बिहार स्पेशल के लिए आपको बिहार का सिर्फ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ बिहार जानना बहुत ज़रूरी है कि जब नेशनल लेवल पे कुछ हो रहा था दिल्ली में, तो वहाँ उस समय बिहार का क्या माहौल था, है ना, हर चीज़ बिहार से कैसे अफेक्टेड था, एंड बिहार की ज्योग्राफी के जानना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का हिस्ट्री जो यही पूछ भी करता है, बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछेगा। और बाकी बिहार करंट भी पूछता है। बिहार करंट 4-5 क्वेश्चन पूछता है, इसमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। स्पीडी का बिहार करंट उठाओ, उसमें लास्ट वाला वन लाइनर कर लो, और जो स्टैटिक पार्ट है स्पीडी में ही दिया हुआ है स्टैटिक पार्ट, वो भी थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक में भी बिहार का, जैसे मान लो स्टैटिक मतलब उसका पूरा ज्योग्राफी और ये सब पूरा मैप वगैरह होता है ना, ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, किस किस जिले से कौन कौन सा बाउंड्री टच होता है, सब हल्का पूछ सकता है, पूछता ही है मतलब, इसलिए आपको ये थोड़ा जानना जरूरी है। ये सब आप वैसे इसमें पढ़ोगे ही, बट स्पीडी में करंट में ही आगे दिया हुआ है, तो उससे देख लेना, दैट इज़ सफिशियंट है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी को पूरा स्ट्रॉन्ग करते रहो, बिहार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को। हाँ, तो हम लोग साइंस में थे। साइंस में आते हैं सबसे पहले फिजिक्स में। बहुत लोगों का नाइट मेयर होता है फिजिक्स, है ना, तो इसलिए मैं आपको 3-4 टॉपिक बता रहा हूँ जिससे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और वो चारों इक्वली इंपॉर्टेंट, 4 नहीं 5 बता रहा हूँ। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं विद्युत, है ना, कैसे तार में करंट जाता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, कम किसका होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी लगा लो। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में, वो है आपका लाइट, है ना। लाइट कैसे बिहेव करता है और उसमें कैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ये सब थोड़ा सा अच्छे से देखने लायक है, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग तो तैयारी वगैरह किए हैं, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद आपका है मोशन, इसी में आपका फोर्स भी आ जाएगा, है ना। तो मोशन फोर्स देख लेना है। ये देख लेना है, कहाँ से देख लेना है, सीधा यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए। बहुत सारा 9-10 के जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, 9-10 क्लास का मोशन और वो सब आईआईटी वगैरह की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बेसिक बेसिक लेक्चर आप देख लोगे ना, आपका बहुत हाई लेवल तैयारी हो जाएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, है ना। लास्ट में लोग प्रैक्टिस तो करेंगे ही दबा के, सेट फिर डेली सेट मारना होगा अंतिम 15-20 दिन में, लेकिन अभी जो है पहला 10 दिन में, 15 दिन में आप लोग ये सब बेयर मिनिमम कर लीजिए। चौथा मैंने बोला था 5 बताऊँगा। चौथा जो है आपका है हीट,
ठीक है, ऊष्मा एवं ऊर्जा, हीट एंड एनर्जी, तो इससे पूछता है ऊष्मा, फिर ऊष्मागतिकी का जो नियम होता है, एनर्जी का ओवरऑल जो प्रिंसिपल है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब पूछता है। उसके बाद पांचवा जो है वो आपका वो है दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मात्रक एवं विमा, डायमेंशंस एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन जिसको बोलते हैं, किसका क्या यूनिट है, डायमेंशन, जो ऐसा करके लिखते हैं ना, M L T-2 इस टाइप से, ये वाला एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये सब आप लोग जाकर देख लीजिएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन ये देखना जरूरी है, किसका यूनिट क्या होता है। इसमें फंसा लेता है यार, बहुत लोगों को पूछेगा मैग्नेटिज्म का यूनिट क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, इस टाइप से करके अलग अलग आपको कंफ्यूज करवाया जा सकता है। इसीलिए बस ये पांचों फिजिक्स में करके जाओ, मेरे भरोसे मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार निकाला है, कुछ तो अनुभव है, इसी हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर मन करे तो साउंड वगैरह पढ़ लेना, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये पांचों करके जाइए, आपका कट ऑफ कोई नहीं रोक रहा है। पांचों करके डायरेक्ट एग्जाम में मत जाइए, पांचों करके अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने जाइए। मॉक टेस्ट देने से आपका बहुत सारा बुद्ध भगवान की तरह आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मॉक टेस्ट पहले दोगे ये सब पढ़ने के बाद, तब अभी बिना ये सब रिवीजन किए मॉक टेस्ट दे लोगे तो सीधा मॉक टेस्ट में नंबर कम आएगा, कॉन्फिडेंस जो है धड़ाम से नीचे गिरेगा, है ना। कॉन्फिडेंस का जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है सब काइनेटिक एनर्जी में बदल के पूरा खत्म हो जाएगा, इतना ऊंचाई से गिरेगा कॉन्फिडेंस। इसीलिए आपको ध्यान देते रहना। अब केमिस्ट्री में बहुत लोग टफ बनाते हैं इसको, लेकिन उतना टफ है नहीं, है ना। केमिस्ट्री क्या है, अपने आसपास जो सामान आप देखते हो, है ना, बर्तन हो गया, जो भी चीज़ कर रहे हो, आप कुछ खा रहे हो या फिर विटामिन प्रोटीन जितना भी है आसपास, मान लो कुछ भी जल रहा है ना, आग निकल, सब चीज़ केमिस्ट्री है आसपास, है ना। जितना भी मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, ये सब पोल्यूशन वगैरह जो है सब केमिस्ट्री का ही पार्ट है। केमिस्ट्री में सिंगल मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बीपीएससी वाला फंसाती है वो है एसिड बेस। बहुत ज़्यादा सवाल इससे आता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से, है ना। 1 2 3 4 5 सवाल पूछ देती है। 30 में सोचो, 30 में 10 क्वेश्चन इससे पूछना ही है। 10 में अगर 2 क्वेश्चन भी इससे पूछ दिया तो कितना ज़्यादा हो गया, है ना। उस टाइप से पूछती है। एंड बहुत बहुत एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है केमिकल कंपाउंड्स। और केमिकल कंपाउंड्स रासायनिक यौगिक इसको बोलते हैं, रासायनिक यौगिक। सिर्फ यही नहीं, एंड इट्स यूजेस, इस पे ज़्यादा ध्यान देती है बीपीएससी, प्रैक्टिकल चीज़ों पे, है ना। उसका यूज़ क्या किया जा रहा है, कहाँ पे क्या सीमेंट बनाने में यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, जितना भी है पूरा कॉन्सेप्ट एक बार ब्रशअप कर लीजिए, समझ लीजिए। एआई से मैं बोल रहा हूँ ना, एआई वगैरह का यूज़ करके कोई भी चीज़ रटो मत। अब एआई का ज़माना है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास एक क्लिक में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ भी आप चाहो तो उससे आराम से कर, जैसे आप पूछ लो कि मतलब जिप्सम का सूत्र यही क्यों होता है, हमको पूरा डिटेल में बताओ, इसका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ बताओ डिटेल में। वो हर चीज़ इतना डिटेल में बताएगा कि आप पूरा अंदर से सेटिस्फाई हो जाओगे, और वो फैक्ट आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो केमिकल कंपाउंड एंड यूजेस, इसका जितना तैयारी करो उतना कम है, बहुत अच्छे से इसका प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा। एंड देन नेक्स्ट इज मेटल्स, और हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल भी पूछता है ठीक ठाक, बट नॉन मेटल उतना नहीं पूछता है। मेटल अगर दोनों में से एक चुनना है तो सिर्फ मेटल पढ़ के भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेटल्स, है ना, धातु। उसके बाद आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं परमाणु की संरचना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कब क्या थ्योरी दिया, और उसमें पूरा लंबे आगे तक जाओ, मतलब ये सब जानते हो। 15-20 मिनट का, आधा आधा घंटा का, 1-1 घंटा का मैक्सिमम है। यूट्यूब पे 1 घंटा का एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो देख लो किसी भी आईआईटी का, आपको बहुत सारा चीज़ खटाक से क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई अच्छा एनिमेटेड वीडियो वगैरह देख लो, सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो किसी भी तरह का नॉलेज एग्जाम में पूछे, कुछ भी पूछे, आप दिमाग लगा के वहाँ तक पहुँच सकते हो, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन बहुत ख़राब देता है वो लोग। एक ही ऑप्शन देगा जिसमें आपको अच्छा करना है, और वो तुरंत पकड़ा जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तभी जाके बहुत सारा क्वेश्चन सही होता है। और एक ये भी पूछता है जो क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें भी कितना हो गया हमारे पास, वी हैव हियर 1, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 टॉपिक। तो ये 5 टॉपिक इसमें भूलना नहीं है, किसी भी तरह से करके ही जाना है। बाकी सोल्यूशन वगैरह भी पूछता है, एंड कार्बन एंड इसके अप्रूप वगैरह पूछता है, तो हम लिख सकते हैं सोल्यूशंस प्लस कार्बन। ये दोनों भी आप लूसेंट वगैरह से थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, बट टॉप 5 जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद किस पे आएंगे हम लोग, बायोलॉजी। बायोलॉजी पे आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी को देखते हैं क्या क्या पूछता है इसमें। सबसे ज़्यादा एकमात्र कोई चीज़ अगर बायोलॉजी में पूछा है तो पता है क्या पूछा है, गेस करो क्या पूछा होगा। पूछा है डिजीजेस।
डिजीजेस बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाता है, क्योंकि रोग वो पूछेगा, उसके कारण पूछेगा, वो डिजीज़ किस चीज़ की वजह से नहीं होता है, बॉडी के अंदर का पूरा तुमको टेक्निक और सब कुछ समझना पड़ेगा, तब जाके वो और डिजीजेस में सिर्फ इंसान का ही नहीं, ह्यूमंस प्लस प्लांट्स और एनिमल्स सब का, है ना, खासकर प्लांट वगैरह का और ह्यूमन का तो पूछता ही पूछता है ना। ये डिजीज़ दोनों आपको एकदम बढ़िया से समझ लेना है, रट ये नहीं बोलूँगा रटना है, आपको समझ लेना है। हर साल मतलब 10 से 8 मान लो 6-7 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर घुसा देगा रोग उसके कारण के बारे में, तो रोग वाला देख लेना है। साथ साथ ये तो मैं एकदम बड़ा इसके पीछे वो हूँ, बहुत लोग मैसेज भी करते हैं कि सर ये याद नहीं हो पाता है, वो है क्लासिफिकेशन। कौन किस फैमिली का है, किसका जीनस क्या है, किसका स्पीशीज़ क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, है ना, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं, जंतु और स्पीशीज और मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, कार्लस लिनियस वाला, ये आपको देके फंसा सकता है और एकदम प्योरली रट्टा मारने वाला है ये। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगेगा, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा साइंटिफिक नेम है ना कि पागल हो जाओगे। एंड देन वन ऑफ द लेजेंडरी चैप्टर जिसको आप लोग बचपन से जानते हो, सेल, कोशिका, जिससे हम और आप बने, हमारा बॉडी का जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है, जिसको बोलते हैं कोशिका। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। And then one more topic which is asked repeatedly is hormones and enzymes। हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स में एक चीज़ है कि आपको पहले तो इसका, अभी जब कोविड वगैरह हुआ था तो एंजाइम और ये सब पूरा पूछ रहा था, हॉर्मोन्स एंजाइम्स पूरा पूछ रहा था। इस बार पता नहीं पूछे कि नहीं पूछे, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हमेशा हर साल इस चीज़ से रहता ही रहता है, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स से। तो ये आपको देख के ही जाना है। लूसेंट में पूरा चार्ट बना हुआ है, लेकिन सिर्फ लूसेंट तक नहीं रहना है, आपको एआई वगैरह का यूज़ करके, है ना, पूछ पूछ के अच्छे से समझ लेना है। एग्जैक्ट उसका फोटो वगैरह यूट्यूब पे और एनिमेटेड वीडियो वगैरह जरूर देख लेना है, ताकि उसका एक तरह से इमेज आपके मन में बन जाए। एंड बाकी 2-3 चीज़ आप पढ़ सकते हो, जो हमारा सिस्टम होता है बॉडी का, जैसे सर्कुलेशन सिस्टम, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र एंड डाइजेशन। भाई आपकी बॉडी है, आप अपने बारे में तो जानने के लिए ही पढ़ो यार। जिसको एग्जाम नहीं देना है, मुझे लगता है वो भी इस चीज़ को पढ़े तो उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड तंत्रिका, नर्वस सिस्टम, ये 3 चीज़ यू हैव टू सी। एंड इस पे भी आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे ऑलरेडी मौजूद है, सब कुछ आप पढ़ सकते हो बहुत आराम से। तो इतना चीज़ आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि ये एक तो सिस्टम वाला हो गया, और ये हो गया 2, 3, 4 एंड 5। इसमें भी 5 टॉपिक है बायोलॉजी में जो आपको एकदम जीरो से हीरो बना सकता है। और बाकी तो एरा उल्टा सीधा पूछता ही रहेगा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो हमने देख लिया हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, और अब आता है हमारा करंट। करंट में बीपीएससी यार इतना उल्टा सीधा पूछ रहा है कि कोई एक चीज़ को एकदम प्रॉपर वर्गीकृत करना संभव नहीं है, खासकर इधर टाइम में। 71वीं में जैसे रैंडमली 7-8 क्वेश्चन पूछ दिया था, अब 30 में तुम्हारा 10 क्वेश्चन अगर रैंडम हो जाए तो कितना एग्जाम में कॉन्फिडेंस खराब होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पूछता ही पूछता है। वो बीपीएससी का फेवरेट है आपका नियुक्तियाँ, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हु इज़ हु, मतलब कौन क्या है ना, अपॉइंटमेंट्स या भी बोल सकते हो आप, अपॉइंटमेंट्स। तो ये आपको जितना भी रिसेंट नियुक्ति बड़े बड़े पोस्ट पे हुआ है आप देख लीजिए। एंड दूसरा है आपका पुरस्कार, है ना, अवार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और पिछली बार तो धुआं धुआं उड़ा दिया था, वन ऑफ द हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा, 4-5 सवाल पूछ दिया था सिर्फ और सिर्फ अवार्ड से 71वीं में। तो इसको आपको देखना है, दैट इज अवार्ड, है ना, अवार्ड्स क्या है, अवार्ड्स, पुरस्कार एवं सम्मान। मोदी जी को कहाँ कहाँ से मिला, और इंडिया ने किसको किसको दिया, वर्ल्ड में किसको मिला, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला, ये सब बड़ा पूछता है। और बहुत लोगों की सरदर्दी जो है वो एकदम पीक पे पहुंच जाती है। इस बार और पूछा था इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, इंडिसेस, इंडेक्स का पुलर होता है इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देख लेना है, इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, REPORTS, ठीक है। ये आप देख के जाइएगा। एक सिंपल सा टेबल है, SPD वगैरह में अलग से दिया हुआ रहता है, आप उसको देख के जाओ। इसमें इतना चिंता क्या कर रहे हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ो। हर टॉपिक में, हर सेक्शन में 5-5 चीज़ बता रहा हूँ, जिसको आपको देख के जाना ही जाना है। एक और है आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, है ना, प्रोग्राम्स,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार की कौन कौन सी ऐप बना हुआ है, कौन कौन सा पोर्टल बना हुआ है, सरकार की योजनाएं है ना, स्कीम्स आप कह सकते हो यार। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको देख के ही जाना है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास अभी टोटल हो गया 1 2 3 4 एंड 2 और मैं बताऊंगा। पहला तो ये कि कौन कौन सा बैठक वगैरह कहाँ हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मीटिंग, या फिर हम कह सकते हैं समिट्स। समिट्स क्या था, कहाँ हुआ, उसका थीम क्या था, ये सब बड़ा अंदर से पूछता है। तो जो चीज़ अंदर तक जाके पूछता है आप लोग उसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा अंदर से, है ना। अब एग्जाम के बारे में ना एआई से ही पूछो कोई टॉपिक के बारे में कि इसमें क्या क्या पूछ सकता है या पूछता है, वो खुद ही आपके सामने बढ़िया सा लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, उतना ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना है, मतलब कोई कोई बता रहा है नहीं बता रहा है उसके भरोसे रहना नहीं है आप। अब तो हर घर में हर हाथ में एक टॉकिंग रोबोट है जो आपको दिमाग लगा के अच्छा आंसर दे सकता है। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेजर इंटरनेशनल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, तो मेजर इवेंट्स ये भी देख के जाइए। मेजर इवेंट्स जो दुनिया में हुए हैं, बड़े बड़े घटनाएं, ये सब वन लाइनर में आपको मिल जाएगा बहुत सारा, ये पूछ सकता है। ठीक है, और बाकी डिफेंस और युद्ध अभ्यास, अंतरिक्ष मिशन, खेल का घटनाक्रम, सैन्य अभ्यास, ये सब पुस्तक लेखक वगैरह रिसेंटली वो सब भी पूछता है। बट जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये होना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड जो लास्ट है मेजर इवेंट्स। ये तो वेग है थोड़ा, बट ये आपको करके जाना है। तो आपने कर लिया क्या क्या, हिस्ट्री कर लिया, साइंस कर लिया, बिहार कर लिया एंड करेंट कर लिया, है ना। हिस्ट्री में अब पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का एक दिन 5-6 घंटा बैठो, है ना। कोई भी बच्चा वाला 9-10 वाला जो वीडियो रहता है, 9-10 मैट्रिक का जो तैयारी करते हैं, बहुत सारे मैट्रिक इंटर के जो टीचर्स हैं, मैम वगैरह पढ़ाती हैं, उनका लेक्चर जाकर देख लीजिए। उसके बाद इकोनॉमी में आपको कुछ नहीं करना है, इंडिया बिहार दोनों का बजट सर्वे, इसका भी बजट एंड सर्वे, बिहार का लेटेस्ट बजट सर्वे देख लेना है, इसका बजट सर्वे देख लेना है ना। इसका बहुत सारा इकोनॉमी का क्वेश्चन सही है। इकोनॉमी का बेसिक ज़्यादा नहीं पूछता है, इकोनॉमी में बस लेटेस्ट क्या हुआ है, कौन सा स्कीम आया, यही सब पूछता है। ठीक है, बिहार का बजट वगैरह बड़ा पूछता है एकदम डिटेल में अंदर जाके, 3.592 है ना, ऑप्शन देगा ऐसे, और 3.582 कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और थोड़ा आंकड़ा वगैरह पर ज़्यादा ध्यान रखना है, कितना बिहार का घाटा है, कितना मतलब हम लोग खर्चा कर रहे हैं, कितना किस बजट किस विभाग को कितना दिया गया। हम पॉलिटी में भी आपको ऐसे ही 4-5 घंटे का मैराथन देख लेना है, बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं। आपका अगर कोई पुराना नोट्स है, हमारे पास खुद हमारा 20 पेज का पॉलिटी का हमने लक्ष्मीकांत का नोट्स टेलीग्राम चैनल पे ही डाला हुआ था, जब टेलीग्राम खुलेगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप पूरा बीपीएससी की तैयारी जो है एकदम जल्दी जल्दी में, सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, क्योंकि टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहा है तो कॉन्फिडेंस बूस्टर ज़रूरी है, तो ये कर सकते हैं। और ये वीडियो आप देख रहे हो कि काफ़ी लंबा हो गया है ना। अगर आप अब तक देख रहे हो तो भाई आपको सैल्यूट है, यू आर अ ट्रू लर्नर हेयर। ऐसे इतनी दूर तक कोई देखता नहीं है, ठीक है, बहुत लोग बहुत कम देखते हैं। हम लोग तो उसका एनालिटिक्स वगैरह देखते रहते हैं कि मोटिवेशन और वो सब जो रहता है ना, पीक देखो ऐसे ही पकड़ता है, इतना लोग देखते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल ऐसे हो जाता है, और ये हमेशा रहेगा, है ना। तो यहाँ तक जो पहुँच जाता है, जो लड़का डेडिकेटेड है, जो तैयारी कर रहा है, उसी का रैंक भी आता है, जो हर चीज़ को एकदम अच्छे से देखता है। जो हर बार बदल दे रहा है उसका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, मतलब वो कोई चीज़ सीख ही नहीं पा रहा है ना। हमेशा उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए, हमेशा डोपामीन चाहिए उसको, तो वो चीज़ जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प नहीं करती है ना। जो चीज़ जो अंत तक टिकता है वही जीतता है, क्योंकि कोई अंतर नहीं है ना, हार मानने में, मतलब हार न मानने में और अंत तक टिकने में। ऐसा कुछ था ना यार, कुछ तो आप लोग कमेंट करो, मैं तो भूल रहा हूँ एग्जैक्ट चीज़ क्या है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दो और बताओ, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। बट एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो पे 500 मैं चाहता हूँ कि लाइक्स आए। 500 लाइक्स आएंगे तो मैं ये पीडीएफ के साथ साथ आपको बहुत सारे और भी पीडीएफ जो है फ्री में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो दिस इज़ योर जॉब, आपको किसी तरह से इसको 500 लाइक करवाना है बाबू। सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करिए, जैसे ही 500 लाइक आएगा आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है 72वीं बीपीएससी का, ये आप बताइए। पूरा धागा खोल के रख देंगे इस बार। 72वीं में एसडीएम बनना है तो बनना है बाबू, कुछ नहीं जानते हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा है। मछली का आँख एसडीएम है, उसको हमको किसी तरह से निकाल के ही रहना है, फाइनल सिलेक्शन, दैट्स इट। और उसके लिए अभी हमको प्रीलिम्स पे पूरा पूरा फोकस करके पहले पीटी निकाल के मेंस लिखना है, बस यही टारगेट है। बाकी सब कुछ जो है वो साइड लाइन है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।